Hope you will be fine. How are you? आज आपकी क्लास ज्योग्राफी है, बताइए। तो आज की क्लास आपकी ज्योग्राफी है। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे इकॉनमी की क्लास होगी, ठीक है? तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मालूम है हमें सोलर सिस्टम चल रहा था, सोलर सिस्टम ही पढ़ना है। आज 28 मई है और जैसा कि आपको मालूम है नेपाल का आज रिपब्लिक डे है और हमारे विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी का आज जन्मदिन है, ठीक है? अब याद रखिएगा, आपकी ये क्लास ज्योग्राफी की क्लास है। क्लास 6 की क्लास है। चैप्टर पहला है जिसका नाम आवर सोलर सिस्टम है। ये मेरे पुत्र ने पहले ही से तैयारी करके रखा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि चलिए ठीक है। तो ये है, तो याद रखना है। इन सबको कुछ नहीं समझना। चलिए अब मिटा करके सिस्टम को डेवलप करें। ट्वेंटी में एज यू नो एनसीईआरटी क्लास, 6th क्लास, सब्जेक्ट ज्योग्राफी। चैप्टर फर्स्ट आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारा सौर मंडल। हमारा सौर मंडल, इस पे बात होगी, ठीक है? Excuse me. चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्शंस, कम टू द पॉइंट एंड लिसन केयरफुली। मैं ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1 जिसका नाम सोलर सिस्टम है, हमारे सामने में हिंदी मीडियम में किताब रखी हुई है। आपके सामने में इंग्लिश हिंदी कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं इसे ट्रांसलेट करता रहूँगा, अंडरस्टैंड कराता रहूँगा, ठीक है? तो ध्यान देना है कि हमें क्या पढ़ना है। तो पिछली बार हम जो है इसे आधा लगभग कर चुके थे और हम आ चुके थे कि सूर्य क्या है, उसका ग्रह क्या है, ठीक है ना? और प्लूटो को किस तरह से जो है इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था 24 अगस्त 2006 को। यहाँ तक हम लोग पहुँच बना लिए थे। अब बात है किस चीज़ के लिए? पृथ्वी के लिए। तो जो आपके चैप्टर में है उस पर ध्यान दें, पृथ्वी के ऊपर। पेज नंबर 5 है और 5 पेज नंबर पे पृथ्वी लिखा है, आई मीन अर्थ। और इसमें लिखा है पृथ्वी तीसरा ग्रह है सूरज की तरफ से, आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, ठीक है? और इसका आकार भूआभ कहलाता है, जिसको इंग्लिश में ज्यूआइड कहते हैं। इसका अर्थ समझिए। अर्थ इज द greatly third planet from sun side after Mercury, Venus, then
अर्थ। फ्रॉम आउटसाइड इट्स पोजिशन इज 6th, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स एंड देन अर्थ। तो उधर से छठा और इधर से तीसरा। हिंदी में जब आप 3rd और 6th लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? हिंदी में यही लिखा जाता है। तो देखिए कैसा लग रहा है आपको, जैसे 3 को पलट दिया गया हो। तो इस तरह से आप एक फ्रेज बना लेते हैं, 36 का आंकड़ा, 36 का रिश्ता, यानी अनबन, पीठ में पीठ सटाए हुए, रिपल्सन। तो ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है, तीसरा और छठा। वैसे 3 दूनी 6 होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए, दूसरा कह रहा है कि आवर अर्थ इज सबडक्टेड ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इट इज राउंड, सबडक्टेड ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, so its actual shape is called geoid, Geoid. geoid यानी भूभाग। ये भी बात हो गई थी मेरे ख्याल से, यानी इसको अगर हम तुलना करें तो संतरा, तो ऑरेंज, यानी हमारी पृथ्वी ऑरेंज के शेप का है। किसी भी फ्रूट से, वेजिटेबल से अगर इसकी तुलना करेंगे तो कैसा लगेगा? संतरा की तरह। यह ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। और पृथ्वी का जो आकार है उसका एक स्पेशल नेम है जियोइड, भू-आब, तो यह ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ है, अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है, इसके 2/3 सतह पर पानी है। बहुत कॉमन चीजें हैं। डेफिनेटली इफ वी वॉच अर्थ from space, it's appearing bluish color due to 2/3 area of water on earth. अब अगले पॉइंट पर आइए। अब मून की बात की गई है। मून के लिए कहा गया है पृथ्वी के व्यास का 1/4 मून है। तो इट हैज सिंगल मून एंड देयर इज नो अदर नेम, जस्ट मून, एंड इट्स साइज इज 1/4 ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का रेडियस का वो 1/4 है। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर फार अवे। तो ये कितने किलोमीटर की दूरी पर है? और एक तरह से देखा जाए तो ये पृथ्वी के लिए रिफ्लेक्टर का काम करता है। सन रेज को रिसीव करता है और जो रिफ्लेक्ट करता है तो धरती पर भी इसकी रोशनी, रिफ्लेक्टेड रेज आती है। तभी तो यहाँ रात में भी कुछ न कुछ प्रकाश बना रहता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये चीज है। अब आइए, बॉक्स में दिया हुआ है कि डू यू नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? या स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। एज if medium is coming and as medium become the denser, the speed of light will be reduced. ठीक है, सिंपल है। तो वैक्यूम में फास्टेस्ट है, स्पीडेस्ट है। अब दूसरा एक बॉक्स है जिसमें लिखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो 29 जुलाई, ठीक है, 1969 को चांद पर गए। यहां पर गलत प्रिंट है, 29 जुलाई नहीं, 19 जुलाई। तो बुक में भी कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन step up on the moon on 19th July 1969। याद रखना, ठीक है, ये याद रखना है। आपके में दिया हुआ है 29 जुलाई, जो मिसिंग है, मिसप्रिंट है, 19th जुलाई। भारत में 19th जुलाई 1969 को आपको भी मालूम है क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स
under fourth 5-year plan. 14 big private bank nationalized. बस सेम डेट आप क्या कहेंगे, क्या हुआ था उसके अगले दिन, 19 जुलाई को नहीं, 20 जुलाई को। तो ध्यान रखिए, हमारे लिए वो 20 जुलाई था, अमेरिका के लिए वो 19 जुलाई था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई है और इसी को आप 20 जुलाई भी बनाएंगे। तो 20 जुलाई किसके लिए है? फॉर इंडिया। और 29 जुलाई किसके लिए था? यूएसए, क्योंकि वो हमसे एक दिन पीछे है ना। तो जब हम 20 जुलाई में आए तो वहां 19 जुलाई था। तो कभी कभी 19 कभी 20 लिखता है। तो याद रखिएगा, एक्चुअली 20 जुलाई के संदर्भ में इस बात को लिखिएगा। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री गए थे इसीलिए। तो अपोलो 11 से देखते हैं, ये लोग गए और फिर अपोलो 11 से एक बग्घी उतरी जिसका नाम था चैलेंजर। और चैलेंजर जो है ये चंद्रमा के सतह पे, सरफेस पे उतरा और फिर चैलेंजर का दरवाजा खुला तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा। सेकंड पर्सन जो थे एडविन एल्ड्रिन थे, ठीक है, और एक आदमी प्लेन में ही, शटल में ही रहे, 3 लोग थे। तो देखा आपने, तो कभी भी पूछे द फर्स्ट पर्सन दैट स्टेप अप ऑन द मून, इट वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। सेकंड वन एडविन एल्ड्रिन। पॉइंट क्लियर? रिमेंबर, सो फार सिंस 1969 टिल 73 कुल अब तक 7 पीपल्स स्टेप अप ऑन द मून। ऑल आर यूएसियन, सब अमेरिकन हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है। तो चलिए, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखिएगा, रूल था जो पहला कदम रखेगा उसका तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, जो सेकंड उसका क्या, तो तस्वीरें सेकंड की जाती है कमर्शियली। तो कभी भी आपके कॉपी किताब पे कोई तस्वीर दिखती है कि भाई एक आदमी उतरा हुआ है चांद पर, तो वो तस्वीर, चेहरा तो दिखेगा नहीं, पूरा का पूरा किट पहने हुए हैं, ठीक है ना, स्पेस ड्रेस है, तो वो है आपका एडविन एल्ड्रिन, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लास्ट स्टेप ऑन द मून ये भी आता है कि कौन था, तो वो भी अमेरिकन ही था। चलिए नेक्स्ट की बात करें। अब आपके पास आता है मानव निर्मित उपग्रह के बारे में। तो दिया हुआ है कि भारत का जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो 3-4 कैटेगरीज के होते हैं, उसमें हमने इनसेट, ठीक है, IRS और एडुसेट। इनसेट का मतलब होता है इंडियन सैटेलाइट, इसकी शुरुआत हमने की थी। और सबसे पहले मालूम है आपको, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुयाना के कोरू से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के थ्रू। हमारे पास डेवलपमेंट उतना नहीं था। और समय के साथ हमने IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, भी हमने छोड़ा। और समय के साथ एडुसेट यानी एजुकेशन सैटेलाइट भी हमने छोड़ा। और अब तो कई ग्रेड के हैं, तो ये चीज़, ठीक है। अब आइए अगले पड़ाव, अगला क्या कहता है। लिसन केयरफुली। अगला चैप्टर, सेम चैप्टर, अगला पेज नंबर 6 है, जिसमें ये लिखता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। कहने का मतलब है कि यानी कि वहां रोटेशन और रिवॉल्वेशन इक्वल है। कहेंगे हाउ टू ट्राई टू अंडरस्टैंड टू सी द ग्लोब। इट इज अर्थ बट वी हैव टू सपोज इट इज मून। वी हैव टू सपोज it is moon. So its rotation time, one circle 360, it is just 27 days of earth, and its revolution time around the earth, it is same 27 days. So its rotation and revolution is equal time. Because of this reason,
यही वो वजह है कि हमेशा पृथ्वी वालों को चंद्रमा का एक ही साइड, एक ही पक्ष दिखता है, अदर साइड कभी नहीं दिखता, बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्वेशन टाइम इज सेम। तो जो हमें दिखता है दैट इज द लाइटेंड पार्ट, जहां प्रकाश है, और जो नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है उधर डार्क है। ठीक है, उधर डार्क है। इट मीन्स हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन माना है कि जो डिस्टिंग्विश करता है लाइटेन एरिया डार्केन एरिया को, उस इमेजिनरी लाइन को जो चांद पर स्केच करते हैं इमेजिनरी, दैट्स कॉल्ड टर्मिनेटर, उसे टर्मिनेटर कहा जाता है। चलिए, ये भी पॉइंट समझ में आ गया। चलिए, अब अगला पॉइंट लिखा है कि चंद्रमा पर बहुत सारी चीजें हैं, पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, और इसकी छाया भी बनती है, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इन छाया को देखा जा सकता है। ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट लैंडस्केप्स ऑन द मून, एंड दिस लैंडस्केप्स वी कांट सी, इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ विदाउट telescope in that regards. But when the day of Purnima, full moon, this chamber on the earth, ठीक है, mountains, rays make shadow, and that is the due to big size we can indicate there are some dark place. It is the shadow of this chambers, and जो dark area वो chamber गड्ढे को दिखाता है और shadow भी दिखाता है। तो ये याद रखिएगा। तो हम चंद्रमा का जो पर्वत पठार है उसका शेडो हम पूर्णिमा के रोज ही देख सकते हैं नंगी आंखों से, विद नेकेड आइज। तो ये चीज है। अब आपको दिखता है क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स। क्षुद्र का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में कुछ सेलेस्टियल स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स है, जो कभी किसी न किसी प्लैनेट या मून का पार्ट रहा होगा, समय के साथ वो टूटकर बिखर गया, और इन दो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में रहते हुए ये भी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। कुछ तो दिल्ली जैसा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है और कुछ तो पोटैटो के माफिक है, तो उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वही लिखा है कि इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आइए, लिखा है अगला उल्का पिंड। उल्का पिंड को एक्चुअली मेटियोर्स कहा जाता है। उल्का का मतलब है फायर, आग, और पिंड का मतलब है बॉडी, कोई भी बॉडी, पिंड, सेलेस्टियल बॉडी, अंतरिक्षीय पिंड। सो उल्का पिंड क्या है? ये जो लिखता है किताब वो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, ये कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है और वायु से घर्षित होकर के जल उठता है, और कभी कभी बड़ा बड़ा उल्कापिंड धरती पर भी गिर जाता है। तो ऐसा लिखा है। चलिए हम इसको समझाते हैं। एक्चुअली बच्चों की किताब है, डिटेल में जाने की स्थिति नहीं बनती, बच्चों पे प्रेशर पड़ जाता है। तो समझिए, जो एस्ट्रॉइड है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, क्षुद्र ग्रह, समटाइम्स डिरेल्ड फ्रॉम देयर ऑर्बिट, कभी कभी वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। और चूंकि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो मूव कर रहा है, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसको हिंदी में आप कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, जिसका अर्थ हुआ कि सारी शक्तियां केंद्र की ओर लगी हुई है, केंद्र की ओर झुकी हुई है, ऑल सेलेस्टियल बॉडीज इन आवर सोलर सिस्टम। सो इट मीन्स कि जब कभी डिरेल्ड होगा कोई एस्ट्रॉइड्स, ऑब्वियसली सेंटर की ओर अट्रैक्ट होगा, बिकॉज मार्स, बिकॉज जुपिटर, अर्थ उसको खींचने की कोशिश करेगा। इन दैट वे समटाइम्स ऑन मार्स
ओके, फेल डाउन, समटाइम्स फॉलन ऑन अर्थ। तो अर्थ का तो अपना एक एटमॉस्फेयर है, तो जब वो एटमॉस्फेयर में एंट्री लेता है ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ इट एब्स्ट्रैक्ट, तो जब आता है तो आयनोस्फेयर जो फोर्थ लेयर है वहां से ऑक्सीजन का लेयर स्टार्ट हो जाता है टिल सरफेस। तो जैसे वो ऑक्सीजन की लेयर में आ गया आयनोस्फेयर में, स्टार्ट टू बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से वो बर्न होने लगता है ऑक्सीजन के साथ, और वो जो बर्निंग सिचुएशन में जो हमारे करीब आ जाता है कुछ जलते हुए, तो ऐसा लगता है कुछ जलता हुआ चीज बहुत ही स्पीड से नीचे गिर रहा है। हम और आप उसे कहते हैं शूटिंग स्टार। शूट का मतलब होता है जलना, बर्निंग, और स्टार लुक लाइक शाइनिंग, तो स्टार कह देते हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं शूटिंग स्टार, हिंदी में कहते हैं पुच्छल तारा, क्योंकि तारा जैसा चमकता है और लंबा सा उसका प्रकाश पीछे रहता है, तो पूंछ कह देते हैं। शूटिंग स्टार यानी पुच्छल तारा। इट इज एक्चुअली एस्ट्रॉइड्स व्हेन एंटर इन अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू फ्रिक्शन विद ऑक्सीजन स्टार्ट टू बर्न फ्रॉम आयनोस्फेयर, it is called that. This is the second stage of astronomy. And some shooting stars remain unburned and fallen on the earth. So जब वो धरती पर गिरता है तो हजारों टुकड़ों में भी बट सकता है और विदाउट पीसिंग डायरेक्ट गिर सकता है। तो जब धरती पर गिर जाता है तो आग का गोला गर्म रहता है, धीरे 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 5, 10, 15 घंटे में वो क्या हो जाता है, शांत, यानी कि ठंडी हो जाती है। तो जब ठंडी हो जाती है तो लोग देखते हैं उसमें बहुत सारे कीमती मिनरल्स होते हैं, डायमंड होता है, कॉपर होता है, ये सब होता है, कीमती चीजें होती हैं, गोल्ड होता है, लाखों में उसकी कीमत होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। मैं ये कह रहा हूं इसको क्या कहते हैं, तो जब धरती पर गिर आता है तब इसका नाम होता है उल्का पिंड, मेटियोर्स। इंग्लिश में मेटियोर्स, हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं। तो जो एस्ट्रॉइड्स है हमारे एटमॉस्फेयर में जलने पर शूटिंग स्टार, और जब धरती पर गिरा है तो मेटियोर्स। अभी अभी मॉनसून सीजन में अगस्त मंथ में बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंधराठारी ग्राम, अंधराठारी विलेज में लगभग 4 किलो वजन का एक उल्का पिंड गिरा जब लोग धान की रोपाई कर रहे थे, प्लांटेशन ऑफ पैडी। तो खेत में गिरा, किसी के शरीर पर नहीं गिरा, लोग बचे, उसे उठाकर पटना में रखा गया है। दिस इज द रियलिटी। चंद्रमा का एक टुकड़ा 13 करोड़ रुपए कीमत रखी गई है, लगभग 4-5 किलो का है। अभी गिरा होगा अफ्रीका में, तो उसका रखा हुआ है, तो बहुत महंगा होता है। चलिए अब जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनिए। तो यहां तक तो समझ गए उल्का पिंड जो आपको बता रहा है। फिर अगला और लास्ट पैराग्राफ लिखता है कि आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी को हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। जब आपका आकाश बिल्कुल क्लीन हो, और आजकल कोरोना की वजह से ट्रैफिक और फैक्ट्री ना चलने से हमारा एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन शो करता है, बहुत ही दूर तक विजिबल है। तो जब आसमान में बहुत धवल व्हाइटिश बेल्ट दिखाई दे और thousands not even millions of stars, so that is actually what galaxy. गैलेक्सी को हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा, आकाश गंगा कहते हैं। हिंदी में क्या कह देते हैं, आकाश गंगा, मंदाकिनी, ये भी कहते हैं, और इंग्लिश में गैलेक्सी। हम लोग जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी। Such galaxy name is, we are considered Milky Way, दुग्धक मेखला। मेखला मतलब बांध, पट्टी, चादर, तो मिल्की वे नाम है। हमारे पड़ोस में एक ऐसा ही गैलेक्सी है, तो हमारा जो नेबर गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमीडा। हिंदी में हम लोग इसे देवयानी कहते हैं। तो एंड्रोमीडा इज आवर नियरेस्ट गैलेक्सी, इट्स हिंदी नेम इज देवयानी। ये तो नहीं लिखा है, पर एक्स्ट्रा तो थोड़ा बहुत चलेगा समझाने के लिए। अब लिखा हुआ है
ये आकाशगंगा जैसे आसमान में एक बहती नदी जैसी लगती है, और आकाशगंगा में करोड़ों तारे, बादल और गैस होते हैं। यानी गैलेक्सी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, एरोसॉल्स, ये एंड क्लाउड जब कहते हैं तो मतलब क्या है, वाटर वेपर्स, ये लिखा है। और कहते हैं कि आकाश गंगा से ही ब्रह्मांड बना है। यानी इन यूनिवर्स देयर आर ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी, अंडर वन गैलेक्सी मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये चीज है, समझ में आई बात? तो ये याद रखना। तो ये आपका चैप्टर है, लेकिन मैं इसको यहां फिनिश्ड नहीं कर रहा हूं। एक पिक्चर है जिसमें आपके सोलर सिस्टम का ग्राफ दिया है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आइए देखिए, दूर से ही दिखाई देगा, यहां से ठीक। तो एक ग्राफ है, सोलर सिस्टम को दिखाया है और सबके बारे में कुछ कुछ जानकारी है। उस जानकारी को हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 6 क्लास के बच्चों को यहां से तो सवाल आएगा। जो CTET की कोचिंग लेते हैं, CTET में ये क्वेश्चन आना है, बीएड के एग्जाम में आना है, ठीक है ना। DSSB KVS का आना है, और UPSC PCS ये सब तो कॉमन है। याद रखिएगा, PCS और IAS ये सब किसी चीज को नहीं छोड़ता, हर चीज पढ़ना है, उसके बाद सिलेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके पास जैसा कि पता होगा। अच्छा बेटा, बीच में एक सूचना देना चाहता हूं। जो भी हमारे शागिर्द हैं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है और रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज आप और आपके जो विश्वस्त लोग हैं, जिनको कहने पर बात वो मान लें, प्लीज हमारे YouTube चैनल रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जरूर जाइए। हम लिंक आपको पर्टिकुलरली शेयर कर देंगे, और ऑलरेडी पोर्टल पे पेज पे लिंक है, और वहां जाके प्लीज 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 सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर न्यूज मिलता रहे। और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि देखिए ये लगभग 950 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मुझे 50 प्लस की जरूरत है। आप मेरा ये काम प्लीज कर दीजिए, एक छोटी सी गुजारिश है, ताकि जैसे ही वो 1000 को पार कर जाता है तो मोनेटाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उस पर हम ज्यादा से ज्यादा बहुत तरह के अलग अलग विषयों के वीडियोस हम और डालते रहेंगे। हमने वहां प्लेलिस्ट बना दिया है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, सेलिब्रेशन का, डेमो क्लास का, इंटरव्यू का, अलग अलग इवेंट्स के टॉपिक्स का, करंट अफेयर्स का, जीके का, और भी बहुत बनाएंगे, CDP का, बहुत सारे 10-15 हम आपके वेरिएशन वहां रखेंगे, ताकि हर बच्चों तक वो पहुंचे और उसका फायदा उठाएं। बच्चों को तो फ्री में ही मिलेगा, मिलना भी चाहिए, लेकिन इससे क्या होगा, YouTube वाले कुछ पैसे हमें देना शुरू कर देंगे। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है, ये काम जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे YouTube चैनल को पहुंचा के सब्सक्राइब करवाइए। ये मेरी एक विशेष विनती है आपसे। चलिए अब वापस आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या क्या है, तो सोलर सिस्टम है और उसके बारे में, तो इन दैट रिकॉर्ड अब जरा सोचिए। यहां बच्चों की ये पुस्तक है, उसके हिसाब से हमें समझना है। एडिशनल बहुत सारी चीजों लेके चलेंगे, पर मैक्सिमम नहीं ले सकते। GS फाउंडेशन में वो डिटेल होता है, ये NCERT के कंसर्निंग में चलना होता है, पर आपकी कोई चीज नहीं छूटेगी। आज ही और पिछले दिन हमने ज्योग्राफी की क्लास GS फाउंडेशन में ली है। GS फाउंडेशन का वो पार्ट जो यूनिवर्स में अभी चल रहा है, एक दिन और चलेगा, वो पार्ट मैं आपको आपके पोर्टल पे, पेज पे, NCERT के कोर्स में आज नहीं तो कल डाल दूंगा। आप उसे डिटेल से सोलर सिस्टम को पढ़िएगा, कहीं कुछ नहीं छूटेगा। इससे
3 गुना ज़्यादा जानकारी वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो जरा इसको फोकस्ड कर दें हम। ये सन आपका हो गया, मरकरी बुध, वीनस शुक्र, अर्थ, मार्स मंगल, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये ध्यान रखना, यूरेनस और नेपच्यून, यही 8 है। प्लूटो नहीं है, पहले भी बताया था। अब जरा देखें, यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं इंटरनल प्लैनेट। क्यों ऐसा कहते हैं? और यहां से लेकर यहां तक कहते हैं एक्सटर्नल प्लैनेट्स। बेटा हिंदी में आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, ये आंतरिक है, ये बाह्य है। इसका मतलब है रॉक फॉर्मेशन है यहां पे, यानी सॉलिड। तो ये जो इंटरनल प्लैनेट्स हैं, रॉक फॉर्मेशन है, सॉलिड है। और जो एक्सटर्नल है वो लिक्विड, तरल एवं गैस से बना। तो जो एक्सटर्नल है वो है लिक्विड एंड गैस फॉर्मेशन एंड सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। समय के साथ ये भी सॉलिड हो जाएगा। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्यों कहा? बिकॉज देर आर सम टाइनी पार्टिकल्स बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर दैट इज कंसिडर्ड एस्ट्रॉइड्स। इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स बेल्ट। तो इसे एस्ट्रॉइड्स बेल्ट कहते हैं। ये शो करता है इंटरनल, वो शो करता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये आपके में बुक में है। अब आ जाइए इस साइड से, इधर ले लेते हैं, इसको कहते हैं वार्म, गर्म ग्रह, क्योंकि सूरज की रोशनी यहां तक पहुंचती है। और ये जो है SUN, सन, फर्स्ट लेटर उठा ले तो सन हो गया, ये है कोल्ड। यहां पे शीत ग्रह है, यहां पे सन की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है, तो ये कोल्ड है। बट गैसियस है, पर कोल्ड की वजह से फ्रिज्ड है, सॉलिड फील होता है। तो ये चीज, तो एक्सटर्नल, इंटरनल, वार्म, कोल्ड, एस्ट्रॉइड, बेल्ट। ये भी क्लियरेंस मिल गया। चलिए अब जो आपके बुक में दिया है उस पर ध्यान दें। लार्जेस्ट किस्म, लार्जेस्ट टू स्मॉल। अब देखें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो नंबर 1 पे जुपिटर। ठीक है, चलिए इसको मैं जुपिटर। नंबर 2 पे सैटर्न, नंबर 3 पे यूरेनस, नंबर 4 पे नेपच्यून, नंबर 5 पे अर्थ। ठीक है, नंबर 6 पे वीनस, नंबर 7 पे मार्स और नंबर 8 पे मरकरी। ठीक है, तो याद रखिएगा मरकरी यानी बुध। अगर हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर चलें
तो ये सिचुएशन बनता है। तो ये लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड, फोर्थ, अर्थ क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट, ठीक है ना। और इधर से देखो तो 1 2 3 4, फिफ्थ तो नहीं, फोर्थ बिगेस्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान, ये भी सवाल आते हैं बच्चों की क्लास में, सी टेट में, आर टेट में, हर जगह, केवीएस में, हर जगह आते हैं, टीचिंग एग्जाम में आएंगे। एक तो ये हो गया। अब इससे और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समझ गए होंगे। कैन आई डिलीट इट, डिलीट कर दूं बेटा? ठीक है, अब आइए, अब देखिए, नो मून, मरकरी एंड वेनस, ठीक है। ये जो दो हैं, मरकरी और वीनस, इसका कोई मून नहीं है, इसका कोई चंद्रमा नहीं है, तो दो के चंद्रमा नहीं, बाकी सब का चंद्रमा, ठीक है। अब किसके कितने हैं? अर्थ का एक चंद्रमा है, ठीक है, मार्स के 2 चंद्रमा है, जुपिटर का आज की तारीख में बहुत आगे बढ़ चुका है और ये कहानी लेकर के 82 पे चला गया है। सैटर्न भी आगे बढ़ के 69 के आसपास है, और ये जो आपका है यूरेनस, इसके भी 47 के आसपास है, और ये भी आपका 42 के आसपास है। तो जरा देखिए, रोज लेटेस्ट बात निकलती है। अगर आपका 2012 का किताब है तो उसमें तो बहुत कम दिया हुआ है, थोड़ा लेटेस्ट होगा तो थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर भी अपडेट नहीं होगा, क्योंकि हर साल एडिट नहीं करता एनसीईआरटी, हमें एडिट होना होता है। तो आज के सूरत में जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून है, देन सैटर्न, देन मार्स के पास 2 है, फेमोस, डेमोस, और अर्थ के पास 1 है जिसका मून है। किसको नहीं है ये याद रखिए। अब आइए, रिवॉल्वेशन और रोटेशन। रोटेशन टाइम, ठीक है, रिवॉल्वेशन टाइम। रोटेशन और रिवॉल्वेशन। रोटेशन को आप क्या कहते हैं बेटा? घूर्णन। और रिवॉल्वेशन को परिक्रमण। आप भी जानते हैं, जब आप एक्सिस पे घूमता है, जैसे ये कोई चीज है और ये एक्सिस पे घूम रहा है, ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो इसको कहते हैं रोटेशन। अपने एक्सिस पर घूमना, रोटेशन, लाइक दैट। ये देखिए, ये जो घूम रहा है, इट इज रोटेशन, ठीक है। इससे डे एंड नाइट होता है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कोई पिंड, तो ये जो ऐसे घूमता है, ये हो गया रिवॉल्वेशन, रिवॉल्वेशन। और कोई पिंड अपने एक्सिस पे घुमा तो रोटेशन। तो रोटेशन से क्या होता है? डे एंड नाइट। रिवॉल्वेशन से चेंजिंग सीजन। तो याद रखिए, रिवॉल्वेशन से सीजन चेंज होता है। और आपके बुक में ये दिया है कि किसका क्या टाइमिंग है, तो ऐसे देखते हैं। जो मरकरी है पहला वाला, उसका रोटेशन टाइम क्या है? 59 डेज। और रिवॉल्वेशन टाइम क्या है? 88 डेज, ठीक है। याद रखिएगा, जनरली क्या होता है सब में, ठीक है ना, रोटेशन टाइम ऑलवेज लेस, रिवॉल्वेशन टाइम विल बी मोर। तो याद रखिएगा, मरकरी का बुध का रोटेशन टाइम क्या है? 59। तो वहां पर लगभग 30 दिनों का दिन और 30 दिनों की रात होती है। पूरा एक वर्ष देखते हैं उसका 88 डेज का होता है, नहीं?
तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग क्या बन के आया, वहां पर 2 रात 1 दिन पूरा 1 वर्ष, या कह सकते हैं 2 दिन 1 रात पूरा 1 वर्ष, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं वीनस के लिए। वीनस, अब वीनस का क्या हिसाब है, तो ये है 243 ईयर्स एंड 255 ईयर्स। मतलब समझिए, वीनस का जो रोटेशन टाइम है, ठीक है, सॉरी डेज, आई एम सॉरी फॉर दैट, डेज लिखना है बेटा, डेज याद रखिएगा, इधर डेज की ओर जाता है, दूर जाएंगे तो ये ईयर में बदलता जाएगा। तो वीनस जो है 243 डेज में अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, यानी 1 दिन और 1 रात पृथ्वी के 243 दिन के बराबर हो गया। और ये क्या हो गया, 255 रिवॉल्वेशन अराउंड द सन। आप भी जानते हैं इसका मतलब हो गया ऑन एक्सिस, और इसका मतलब हो गया अराउंड द सन, ये तो कॉमन है। अब आइए वीनस के बाद अर्थ, और अर्थ का तो पता ही है, अर्थ का देखें तो क्या सिचुएशन बनता है, 24 आवर्स यानी 1 डे, और जो ये है 365 डेज यानी 1 ईयर। वहां भी ये 1 ईयर ही काउंट होगा, उसके अकॉर्डिंग ये 1 ईयर है, ये 1 डे है, ये 1 ईयर है, ये 1 डे है, समझे ना। यहां पे ये 1 ईयर है, ये 1 डे है। चूंकि हम अपना कैलेंडर बनाते हैं, अब इसका कैलेंडर तो हम लोग बना के नहीं रखे हैं, तो यहां भी वो वही चीज है। तो याद रखिए, ये ईयर होगा, ये डे होगा, सिंपल थ्योरी है। तो अपने यहां तो डिफाइन है, तो 365 दिन में रिवॉल्वेशन होता है, और 24 आवर्स में क्या होता है, रोटेशन होता है। सो इट इज द डे एंड नाइट एंड इज द चेंजिंग ऑफ सीजन। अब आ जाइए, अब आइए मार्स पे। मार्स का क्या सिचुएशन है, तो मार्स का जो है रोटेशन और रिवॉल्वेशन क्या है, तो रोटेशन इसका भी वही है 24 आवर्स यानी 1 डे जो पृथ्वी का है, पर इसका जो रिवॉल्वेशन है 687 डेज, लगभग 2 वर्ष के आसपास। पृथ्वी के लगभग 2 वर्ष के आसपास के है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखा मार्स का अपना, तो एक तो ये चीज समझ में आ गया कि पृथ्वी और मार्स दोनों का रोटेशन बराबर है, 1 दिन में चक्कर लगा लेता है। ठीक है, अब आइए, तो किसका स्पीड ज्यादा है, तो मार्स तो छोटा है पृथ्वी से देखा जाए तो स्पीड उसकी ज्यादा हो। नेक्स्ट, अब मार्स के बाद आता है जुपिटर। पहले इसको मिटा देते हैं तो इसके सामने में बाकी को लिखने में सुविधा होगी। तो लिसन केयरफुली, नेक्स्ट जो है इसी पे काम चलेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये 10 मिनट लेगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तब तक ब्रेक में नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए। थैंक यू।